हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजिंग ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम इसकी पर्पज को जानेंगे, यानी इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और उसके बाद हम आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू समझेंगे नॉर्मलाइजिंग के रेंज और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम पर्पस देखते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग करने से क्या होता है कि जो भी स्टील होता है उसका ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होता है। ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होने के बाद में उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे इम्प्रूव होती है। उसके अलावा क्या इससे इम्प्रूव होता है, तो जो मटेरियल है वो वेल्डेबल होता है, यानी वेल्डिंग करने की योग्य बनता है। और क्या क्या मशीनिएबल बनता है, या मशीनेबिलिटी का जो है प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, वेल्डेबल बनाता है और मशीनिएबल बनाता है, यानी मशीनिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आसानी होती है। उसके अलावा अगर कोई कोल्ड वर्किंग वगैरह होता है, कोल्ड वर्किंग हम किसी स्टील में करते हैं तो उसमें स्ट्रेन आ जाते हैं, तो स्ट्रेन को ये रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव स्ट्रेन्स। उसके अलावा इम्प्रूव सर्टेन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके अंतर्गत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसमें जनरेट करता है। साथ साथ इसमें अगर कोई हॉट, जैसे स्टील में कोई हॉट वर्किंग होता है, ठीक है, उसको गर्म करते हैं तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिसलोकेशंस यानी डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसको भी ये रिमूव करता है। ठीक है, तो पर्पज में हमने क्या जाना, क्यों हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, मशीनिएबल बनाने के लिए और वेल्डेबल बनाने के लिए। उसके अंदर अगर कोई स्ट्रेन है तो वो रिमूव हो जाता है, अगर उसमें मैकेनिकल और सर्टेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कोई मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया है रोलिंग का। जब कोई स्लैब को हम लोग रोलिंग करते हैं, ठीक है, 4 हाई रोलिंग मोड में कोई स्लैब को हम लोग रोलिंग करते हैं और उससे जो भी प्लेट बनता है, वो प्लेट में क्या होता है, जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमें ये प्रॉपर्टी लाना है, मशीनेबल यानी वेल्डेबल कोई एप्लीकेशन है, हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने में क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे कुछ डिसलोकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि इसका जो जैसे ही इसका रोलिंग करते हैं तो इसका थिकनेस हो जाता है पतला और इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसकी कूलिंग फास्ट हो जाती है, तो इसके अंदर की जो हाइड्रोजन्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि बाहरी लेयर पहले ठंडा हो जाएगा, अंदर का कोर जो है वो धीरे ठंडा होता है, तो गैसेस बाहर नहीं निकल पाती और ट्रैप्ड हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत उसमें स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो ये भी नॉर्मलाइजिंग से हम लोग रिमूव करते हैं। अब देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। सबसे पहले आयरन कार्बन डायग्राम में ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कार्बन की परसेंटेज है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज, अगर कार्बन परसेंटेज 0.8% तक, अगर स्टील में 0.8% तक कार्बन रहता है तो उसे हाइपोएटेक्टोइड स्टील बोलते हैं, और अगर 0.8 से 1.7 के करीब कार्बन की परसेंटेज रहती है तो उसको हाइपर एटेक्टोइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है उसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट। लोअर क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री, और ये जो लाइन है ये अपर क्रिटिकल पॉइंट है। अपर क्रिटिकल जो लाइन है ये आप देखेंगे तिर्यक है, यानी इस तरह है, ये बदलता रहता है कार्बन के परसेंटेज के ऊपर। अगर स्टील में कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसका टेम्परेचर कम होता जाता है, और ये जो रेंज है ये है नॉर्मलाइजिंग रेंज। तो हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजिंग करते कैसे हैं, इसका रेंज क्या है। स्टील को जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। सबसे पहले जान लेते हैं अपर क्रिटिकल और लोअर टेम्परेचर मतलब होता क्या है। देखिए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाने पे जो स्टील का अंदर का माइक्रो स्ट्रक्चर है, यानी आंतरिक संरचना है, वो चेंज होने लगता है। ठीक है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है यहाँ से ऊपर जाने पे, और अपर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वहाँ तक पूरी तरीके से उसका आंतरिक संरचना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का हिस्सा, यानी यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब देखते हैं नॉर्मलाइजिंग के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने किसी स्टील का कोई प्रोडक्ट है, उसको हम नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, यानी उसके जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री ऊपर, ठीक है, 30 से 50 डिग्री, जैसे ये 900 है तो इससे 30 से 50 डिग्री ऊपर के टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं।
गर्म करने के बाद में कुछ देर तक उसको होल्ड किया जाता है। होल्ड कितने देर करना है वो स्टील के थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितने देर तक उसको होल्ड करना है, मतलब उसको कुछ देर तक उस टेम्परेचर पर रोक के रखते हैं और उसके बाद में उसको कूलिंग किया जाता है। ठीक है, कूलिंग किया जाएगा। अब कूलिंग कैसे किया जाता है? कूलिंग के लिए मैं बताया था बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं हीट ट्रीटमेंट में, जैसे कि उसको ठंडा मीन्स आप एयर में भी कूलिंग कर सकते हैं, फर्नेस में भी कूलिंग कर सकते हैं, या फिर ऑयल में भी कूलिंग कर सकते हैं। नॉर्मलाइजिंग में आपको एयर में कूलिंग करना रहेगा। ठीक है, एयर के अंदर कूलिंग किया जाता है, यानी हवा से इसको कूल किया जाता है। और एयर से कूल करने के बाद कहाँ तक कूल करते हैं? रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वहाँ तक आपको इसको ठंडा करते हैं। तो आपको नॉर्मलाइजिंग के ये सारे जो पर्पज़ या जिस पर्पज़ के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमको ऑब्टेन हो जाती है, यानी मिल जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग रेंज मैंने बताया कितना, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री ऊपर में इसको गर्म करते हैं और उसके बाद में इसको कूल करते हैं। कूल कैसे करेंगे? एयर में करेंगे। एयर में कूल करते करते उसको रूम टेम्परेचर तक लाएंगे, तो हमको ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें।